मूवी की शुरुआत के अंदर हम जे नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक स्वच्छ न्यूज़पेपर के एड डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जिसका काम उन परिवारों के पास जाना है जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई हो, ताकि वे उन्हें अखबार में शोक संदेश यानी कि ओबिचुरी एड्स देने के लिए मना सके। अब जिस भी घर के अंदर, जिस भी परिवार के अंदर किसी की मौत होती है तो तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन जे को मिल जाती है। इस वजह से जे फटाक से ही उस मैयत वाले घर में पहुंच जाता है और वहां पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लगता है, नोटिस करने लगता है, ताकि वो उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार को ये बता सके कि वो उस मरे हुए व्यक्ति को अच्छे से जानता था, वो उसके काफी करीबी था। और जे ऐसा इसलिए करता है ताकि उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार वाले उस मरे हुए व्यक्ति का शोक संदेश उसके अखबार में दे। लेकिन जे इतनी मेहनत इसलिए कर रहा होता है ताकि वो क्राइम रिपोर्टर बन सके, लेकिन उसके बॉस जे को साफ मना कर देते हैं कि अभी उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो क्वालिफाई है, इस वजह से वो क्राइम रिपोर्टर नहीं बन सकता है। अब देखिए, वैसे जे के अंदर एक क्राइम रिपोर्टर बनने की काबिलियत तो है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है और ना ही वो क्वालिफाई है, इस वजह से वो क्राइम रिपोर्टर नहीं बन पा रहा होता है। जे की फैमिली की बात की जाए तो उसकी फैमिली के अंदर उसके माँ बाप तो नहीं है, लेकिन उसकी आंटी है। दरअसल बचपन के अंदर ही जब जे 7 साल का था तब उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, मतलब कि उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी आंटी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वही जे के 3 खास दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, जिनमें से एक का नाम अज्जी है जो मुर्दों को कब्रिस्तान ले जाने का, शमशान ले जाने का काम करता है, मतलब कि वो उन्हीं की वैन चलाता है। और एक का नाम सेठी है जो सरकारी अस्पताल में मोर्चुरी के अंदर काम करता है। और तीसरे का नाम डेविड है जो कब्रिस्तान को संभालने का काम करता है, यानी कि डेविड कब्रिस्तान को मेंटेन रखता है, कब्रिस्तान की वो देखरेख करता है। अब एक तरह से देखा जाए तो इन चारों का काम लगभग सेम ही होता है, एक ही फील्ड में होता है। अब जब एक दिन और जे को एक मौत के बारे में पता चलता है तो जे उस घर में पहुंच जाता है, मतलब कि वो अपनी एड के लिए वहां पर चला जाता है। जो आदमी मरता है उसका नाम विक्रांत होता है, जो एक अच्छा प्लेयर था। वो जॉगिंग पर निकला था लेकिन एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। दरअसल जॉगिंग करने के बाद जब विक्रांत सड़क पर एक मंदिर के सामने प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही वो प्रार्थना करने के बाद पीछे किसका तो करंट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। दरअसल इलेक्ट्रिक वायर जिस पर लट्टू बंधे थे वो टूटकर सड़क पर जा गिरा और सड़क पर पानी बिखरा था, जिस वजह से जैसे ही विक्रांत ने अपने पैर पीछे लिए, पानी में लिए, वैसे ही वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। अब जब पुलिस विक्रांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें तो विक्रांत की मौत एक एक्सीडेंट ही लग रही होती है, लेकिन एसीपी सीता को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वही अपनी टीम के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एसीपी सीता को ऐसा लगता है कि शायद विक्रांत का किसी ने मर्डर किया है, लेकिन सिर्फ ऐसा उन्हें लग रहा होता है, वो 100% श्योर नहीं होती है, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। अब एसीपी सीता तो विक्रांत के केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से फिर वो भी कंफर्म हो जाती है कि वो गलत थी, उन्हें गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि विक्रांत का किसी ने मर्डर नहीं किया है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट की वजह से मरे हैं। लेकिन उस दौरान जे कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस कर लेता है जिस वजह से उसे डाउट होने लगता है कि विक्रांत को किसी ने मारा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अच्युत शर्मा नाम का आदमी भी विक्रांत के जैसे ही मरा है, उसे भी सड़क पर एक्सीडेंटली करंट लग गया था। लेकिन जे को ऐसा नहीं लगता है, उसे लगता है कि दोनों का ही किसी न किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि विक्रांत और अच्युत का एक जैसे मरना कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है, ये कोई संयोग भी नहीं हो सकता है। अब जब इस बारे में जे अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसे सिर्फ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ज़्यादा ही चीज़ें नोटिस करता है। अब जब जे इस बारे में एसीपी सीता को बताने की कोशिश करता है तो एसीपी सीता तो उसे इग्नोर कर देती है, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे बोलती है कि उसे जो कुछ भी बताना है वो लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बताए। अब देखिए, जे को जो लग रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, इसलिए वो रुकने तो वाला नहीं है, इसीलिए उस दौरान ही उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चल जाता है जो कि मर्डर वाली जगह पर कई बार देखा गया है। वो आदमी गंजा होता है, बड़े चश्मे पहनता है और उसके बाईने पैर में यानी कि बाएं पैर में पोलियो होता है, वो लंगड़ा कर चलता है। अच्युत शर्मा की एक छोटी बच्ची है, एक बेटी है जिसका नाम अंजलि है, जो अपने पापा के जाने के बाद बहुत दुखी रहती है, लेकिन वो अपने पापा के मरने के बाद जरा सा भी नहीं रोई। उसका दर्द अभी भी उसके अंदर ही है, जिसे कि जे बाहर निकालना चाहता है। वो अंजलि से बात करता है
लेकिन अंजलि चुपचाप रहती है, खामोश रहती है, वो जैसे थोड़ी सी भी बात नहीं करती है। हालांकि वो बाद में जय को बोलती है कि आखिर उसके पापा कैसे मर गए। तब जय भी अंजलि को बोलता है कि वो उसके पापा की मौत के पीछे का कारण पता लगा कर ही रहेगा, और जय ये भी चाहता है कि अंजलि के अंदर जो दर्द है वो बाहर आ जाए, क्योंकि बचपन के अंदर जय भी अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने दर्द को अंदर ही रख रहा था, जिसके बाद उसकी आंटी उसे हमेशा ही डांटती रही, चिल्लाती रही, उस पर गुस्सा करती रही। और ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि एक दिन जय को उसकी आंटी पर गुस्सा आ जाए और उसके अंदर जो दर्द भरा है वो बाहर आ जाए, और ऐसा एक दिन हो गया। इसीलिए अब जय चाहता है कि अंजलि के अंदर भी जो दर्द है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अगर अंजलि हमेशा ही इसी दर्द में रही तो वो कभी भी जी नहीं पाएगी। अब जय अपने दोस्तों के साथ उस गंजे आदमी का पता लगाना शुरू कर देता है। साथ ही उसे कुछ क्लूज भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि हो ना हो उस गंजे आदमी ने ही पहले तो अच्युत को मारा और फिर बाद में विक्रांत को। अच्युत को मारने के लिए उसने पूरे 1 महीने का टाइम लिया, लेकिन विक्रांत को उसने तो 3-4 दिन के अंदर ही मार दिया। दरअसल वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने पहले अच्युत को इसलिए मारा क्योंकि वो पहले अपने मेन टारगेट को मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो अपने मेन टारगेट को जब मारे तब उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे, नेचुरल मौत लगे। इसलिए उसने पहले भी 2 बार अच्युत पर अटैक किया, लेकिन अच्युत बच गया और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर फेल हो गया। लेकिन उसके तीसरे अटेम्प्ट के अंदर उसने अच्युत को मार दिया, और जो उसका तीसरा पेतरा काम किया, फिर उसने उसी तीसरे पेतरे को अपने मेन टारगेट यानी विक्रांत के ऊपर आजमाया, और फिर विक्रांत की भी फिर मौत हो गई, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का वो तीसरा पेतरा पहले अच्युत के ऊपर जो काम कर गया था, इसी वजह से विक्रांत नहीं बच पाया। और लोगों को, यहाँ तक कि पुलिस को ऐसा ही लगा कि विक्रांत की मौत एक्सीडेंटली हुई है। और अच्युत और विक्रांत का डेली रूटीन लगभग एक जैसा ही था, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किलर विक्रांत को आसानी से मार पाया। अब क्योंकि जय को उस गंजे आदमी पर शक है, इस वजह से जय उस गंजे आदमी को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है। वह कई लोगों से उस गंजे आदमी के बारे में पूछता भी है, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को, जिसका नाम साधु है, उसे पता चल जाता है कि जय नाम का कोई आदमी है जो कि उस तक पहुंचना चाहता है। अगर वो उस तक पहुंच गया तो उसका सच सामने आ जाएगा। इसी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि साधु जय को मारना चाहता है। उसे मारने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जय बच निकलता है। लेकिन अब जय भी उस किलर तक पहुंचना ही चाहता है जिसने मर्डर किया है, इसीलिए वो उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। और उस किलर को, साधु को भी पता है कि जय नहीं रुकने वाला है, इसलिए अब वो भी उसे फॉलो करने लगता है ताकि वो उसे मार सके। अब उस कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी साधु तक पहुंचने के लिए जय अपने दोस्त सेठी की मदद लेता है, जो सरकारी अस्पताल के मॉर्चुरी में काम करता है। दरअसल जय मॉर्चुरी की फाइल रूम के अंदर ये चेक करना चाहता है कि अभी हाल ही में शहर में कितने लोगों की मौत सेम तरीके से हुई है। हालांकि साधु तो जय को मारने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के फाइल रूम तक भी पहुंच जाता है, और वहां पर भी वो जय को मारने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाता है। और अब तो जय अपने दोस्तों की मदद से, साथ ही अपनी सूझबूझ और वेश बदलने की कला का इस्तेमाल करके सबूत जुटाना शुरू कर देता है, और उसके सबूत ही उसे अब बहुत ही जल्द साधु तक पहुंचाने वाले हैं, जो एक बहुत ही शातिर और बुद्धिमान कॉन्ट्रैक्ट किलर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में जानकारी लेने के लिए जब एक दिन फिर से साधु जय को मारने वाला होता है, तब जय उस दौरान एक ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा देता है, उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद जय को 10 दिन की जेल हो जाती है। लेकिन जय जेल इसलिए जाता है ताकि वो वहाँ पर एक ऐसे आदमी से मिल सके जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने पहले कई मर्डर किए हैं। और वो ऐसे आदमी से मिल भी जाता है और उसे पूछता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के मारने का पैटर्न क्या होता है, और लोगों को वो अपने टारगेट को कैसे मारते हैं और अपना टारगेट कैसे पूरा करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो कि जेल में अभी सजा काट रहा है, वो जय को बताता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का अपना अपना एक हैंडलर होता है, जो ही कॉन्ट्रैक्ट किलर को उनके टारगेट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का अपना मारने का एक अलग तरीका होता है, और वो अपना काम बड़ी सफाई से करते हैं, वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। अब जेल के अंदर ही जय एसपी सीता से बात करता है और उसे बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर अब जय को भी मारना चाहता है, वो उसके पीछे पड़ा है। अगर एसपी सीता को विश्वास नहीं है तो वो उसके घर पर जाकर चेक कर ले, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसके घर के अंदर घुसकर जय को मारने के लिए उसके घर में गैस सिलेंडर को ऑन कर दिया है, चालू छोड़ दिया है। और जब
एसीपी सीता अपने एक कांस्टेबल को जय के घर पर भेजती है तो सच में ऐसा हो रखा होता है, जिससे अब एसीपी सीता को जय की बात पर यकीन हो जाता है कि सच में विक्रांत और अच्युत का मर्डर हुआ था। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने उन्हें मारा था। इसी वजह से अब एसीपी सीता जय को जेल से बाहर निकलवा देती है और सबसे पहले एसीपी सीता जय के साथ और अपनी टीम के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट किलर साधु के हैंडलर के पास जाती है। लेकिन उनके जाने से पहले ही साधु अपने हैंडलर रशीद को अपने ही हाथों से मार देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पुलिस के साथ जय कभी भी रशीद तक पहुंच सकता है। इसी वजह से साधु रशीद को ठिकाने लगा देता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक पल तो जय को ऐसा फील होने लगता है कि अब वो साधु तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर तक, क्योंकि ना तो जय ने उसे देखा है और ना ही उसके ठिकाने के बारे में पता है। इस वजह से कहीं न कहीं अब जय हार मानने लगता है। इसीलिए वो अपनी आंटी को फोन करता है और इन सब के बारे में बताता है। उसकी आंटी उसे यही बोलती है कि वो इंसान हारता है जो कि कोशिश नहीं करता है। जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसके सामने ही है, लेकिन जय उसे देख नहीं पा रहा है। और ऐसा सुनने के बाद जय अपने ठंडे दिमाग से सोचता है और फिर अपने दोस्तों के साथ सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है, क्योंकि अब जय को ये पता चल चुका है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी आदमी पर फोकस करेंगे, उसी आदमी को नोटिस करेंगे जो कि कैमरे से बच रहा होगा, वो कैमरे से अपने आप को बचा रहा होगा। और काफी कैमरास के अंदर इधर उधर देखने के बाद जय और उसके दोस्तों को सुधा के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि इकलौता वही शख्स होता है जो कैमरे से बच रहा होता है। और अब जाकर जय और उसके दोस्तों को सुधा की शक्ल दिख जाती है। उन्हें सुधा के बारे में पता चल जाता है, सुधा के हुलिये के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से अब बहुत ही जल्द जय अपने शातिर दिमाग से अखबार के अंदर, अपने न्यूज़पेपर के अंदर सुधा के मरने की न्यूज़ दे देता है, उसका शोक संदेश का एड दे देता है। और वो एड हर दिन देता रहता है, क्योंकि अब जय सुधा की शक्ल, उसका हुलिया सारे लोगों के सामने लाना चाहता है। इसी वजह से वो उसके मरने का, उसके शोक संदेश का एड न्यूज़पेपर के अंदर हर दिन देता रहता है। और एक दिन तो अखबार के अंदर सुधा की मौत का शोक संदेश वाला एड काम कर जाता है। दरअसल जब एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहे होते हैं तो इस बात से वो हैरान होते हैं कि कैसे कोई बार बार सुधा की मौत के शोक संदेश का एड अखबार में बार बार दे रहा है। लेकिन कुछ पल के बाद ही उस बुजुर्ग आदमी के सामने सुधा आ जाता है और उसे देखकर वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि अखबार के अंदर तो उसका शोक संदेश वाला एड है, उसकी मौत का एड है और वो उसके सामने घूम रहा है। इस वजह से वो बुजुर्ग आदमी तुरंत ही एड में दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, यानी जय को कॉल करके बताते हैं कि जिस आदमी का उन्होंने मौत के शोक संदेश का अखबार में एड दिया है वो ठीक उनके सामने है। ये जानकर जय बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया और अब उसे सुधा के ठिकाने के बारे में पता चल गया। इस वजह से तुरंत ही जय एसीपी सीता को भी इस बारे में बता देता है, सुधा की लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसके बाद जय एसीपी सीता के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन जहां पर जिस लोकेशन पर सुधा होता है वहां पर गोलीबारी होती है और एक कांस्टेबल को गोली भी लग जाती है। लेकिन किसी तरह से एसीपी सीता कॉन्ट्रैक्ट किलर सुधा को मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जय को अच्छे से पता है कि ये भी सुधा का प्लान था, वो अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प दिमाग का कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही एक कब्रिस्तान के अंदर, जिस कब्रिस्तान की डेविड यानी कि जय का दोस्त देखभाल करता है, वहां पर सुधा अपना भेष बदल कर जय को मारने के लिए वहां पर आ जाता है। और पहले से ही जय तो खुद सुधा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जय को तो ये पहले ही पता चल चुका था कि सुधा उसे 2 अक्टूबर को ही मारेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही जय जेल से निकलने वाला था। लेकिन वो पहले ही बाहर आ गया। अब उस कब्रिस्तान के अंदर सुधा और जय के बीच में काफी हाथापाई होती है। जय को हाथ पैर में गोली भी लग जाती है, लेकिन जय सुधा का जमकर सामना करता है और बड़ी चालाकी से वो आखिर के अंदर सुधा को मार गिराता है। दरअसल सुधा की छोटी बोतल से पानी पीने की आदत होती है, जो कि जय ने पहले ही ये बात नोटिस कर ली थी, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकता है, जैसे कि सुधा नहीं छोड़ता है। और इसी बात का फायदा जय उठाता है। वो उसकी पानी की बोतल को चेंज कर देता है और वो पानी की बोतल रख देता है जिसके अंदर कुछ जहरीला मिलाया होता है, जिसके पीने के बाद तुरंत ही कुछ सेकंड्स के बाद ही सुधा की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसी कब्रिस्तान के अंदर
सुधा को दफनाया जाता है। और जे ने तो पहले ही सुधा की कब्र भी खोद के रखी थी, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो सुधा को मार ही देगा। सुधा को मारने के बाद जे अच्युत की बेटी अंजलि से मिलता है और उसे बताता है कि उसने जो जे से पूछा था कि उसके पापा को क्या हुआ है, अब उसके पास जवाब है। वो अंजलि को बताता है कि उसके पापा को मारा गया था और अब उसके पापा कभी भी नहीं आएंगे। वो अपने पापा का इंतजार अब नहीं करे। और जिस आदमी ने उसके पापा को मारा था, अब उसने उस आदमी को अंजलि के पापा के पास माफी मांगने के लिए भेज दिया है। अब अंजलि अपने पापा को याद करते हुए बहुत रोने लगती है, क्योंकि अब उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही होती है। और अब जाकर जे की वजह से अंजलि के अंदर जो दर्द था वो आखिरकार अब बाहर आ जाता है, और जे भी ऐसा ही चाहता था। देखिए, ये एक ऐसी फिल्म है जो केवल एक्शन पर नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन और इमोशंस पर बेस से आधारित है। हर सच जैसा ऊपर से दिखता है वो वैसा होता नहीं है। एक आम इंसान भी अपनी हिम्मत और दिमाग से बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।